आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह का आज जयपुर दौरा है। दादिया गांव में सहकार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सहकारिता वर्ष 2025 पर होगा विशेष कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित शाह आज सहकार एवं रोजगार पर संबोधन करेंगे। किसानों और युवाओं को मिल सकता है इससे बड़ा संदेश। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, हम आपको 4 टीवी के स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि वो यहां सरकार सहकार और रोजगार उत्सव को संबोधित करेंगे आज अमित शाह। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर जयपुर के दादिया गांव में आयोजित किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस उत्सव के जरिए सहकारिता क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य के सहकारी संस्थानों और युवाओं और किसानों की भागीदारी भी देखी जाएगी। माना जा रहा है कि अमित शाह इस मंच से सहकारिता को लेकर कई अहम घोषणाएं भी कर सकते हैं। किसानों और युवाओं को बड़ी राहत मिल सकती है, बड़ा संदेश मिल सकता है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अमित शाह आज दौरे पर हैं। दादिया गांव में सहकार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सहकारिता वर्ष 2025 का आयोजन है। अमित शाह आज सहकार और रोजगार पर संबोधन करेंगे। किसानों युवाओं को बड़ा संदेश मिल सकता है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है, झांगुर बाबा का केस में, जो झांगुर बाबा का केस हुआ है उसमें ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। बलरामपुर मुंबई में 14 ठिकानों पर रेड पड़ी है। सुबह 5 बजे से ये छापेमारी शुरू कर दी गई है। हवाला लेन देन और धर्मांतरण की जांच, ईडी को बड़ी जानकारी मिलने की संभावना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लगातार हम ये जो झांगुर बाबा है इसका केस देख रहे हैं और झांगुर बाबा धर्मांतरण केस में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस मामले में उत्तर प्रदेश में और मुंबई के कुल 14 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 स्थानों पर यह कार्रवाई चल रही है। आज सुबह 5 बजे से ईडी की टीमें अलग अलग जगहों पर तलाशी ले रही हैं। लगातार ये जानकारी मिल रही है और जानकारी के मुताबिक ये मामला सिर्फ जबरन धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि हवाला लेन देन और अवैध संपत्ति से भी जुड़ा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि झांगुर बाबा जो है उनके नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है और ईडी भी इसमें सख्त कार्रवाई कर रही है और ईडी भी इसमें सख्त हो गई है। ईडी को इस केस में कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत हाथ लगने की संभावना जताई जा रही है। खबर यही आ रही है कि लगातार ईडी और बलरामपुर मुंबई में 14 इलाकों में 14 जगह जो है वो छापेमारी हुई है। सुबह 5 बजे से ये छापेमारी शुरू कर दी गई थी। लगातार ये खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में उड़ीसा मंत्रिमंडल की अहम बैठक लोक सेवा भवन में संपन्न हुई है। बैठक में 11 प्रमुख विभागों से जुड़े 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सबसे अहम जो फैसला रहा है वो ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2025 को भी मंजूरी देने का है। इसके जरिए अब राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय में कुलपति वीसी की नियुक्ति में कुलधापति भूमिका और अधिक प्रभावी बनाई जाएगी। संशोधन का उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बनाए रखना और प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। इसके अलावा अन्य प्रस्तावों में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़े अहम निर्णय भी शामिल हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को बड़ी राहत देते हुए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इसका मतलब है कि अब आम लोगों को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं का सीधा फायदा मिलेगा और उनका मासिक जो खर्च है वो घटेगा। ये कदम ऊर्जा के क्षेत्र में न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असम दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई। असम सरकार के मंत्री अतुल बोरा ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के दौरे का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अतुल बोरा ने यह भी कहा है कि राज्य की जनता विकास चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक यात्राएं और भाषण चाहती है। राहुल गांधी के इस दौरे को विपक्षी एकजुटता की कवायद के दौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सत्ताधारी दल इसे केवल एक राजनीतिक स्टंट मान रहे हैं। बालासोर एफएम ऑटोनॉमस कॉलेज की छात्रा की आत्मदाह से हुई मौत को लेकर बढ़ते विरोध के बीच ओडिशा सरकार सतर्क हो गई है। कांग्रेस और वामपंथी दलों द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के ओडिशा बंद को देखते हुए सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने निवारक और एहतियाती कदम उठाते हुए कहा है कि ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है कि कोई भी जो अप्रिय घटना है जो नहीं होनी चाहिए उसको रोका जा सके। साथ ही सुरक्षा बलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। सरकार का कहना है कि प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन शांति और व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। जो आम जनता है उसको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। जो भी ये सब प्रदर्शन हो रहा है उसमें जो आम जनता है वो परेशान नहीं होना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमरनाथ यात्रा आज के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि जो बारिश है वो उसकी वजह से रास्ता खराब है और मरम्मत का जो कार्य है वो लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जो अमरनाथ यात्रा है वो आज के लिए स्थगित कर दी गई है। पहलगाम बालटाल से यात्रा पर रोक लगा दी गई है। पंचतरणी से यात्रियों को लौटने की अनुमति दी गई है। मौसम सुधार को कल से फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। मौसम अगर सुधरता है तो कल से यात्रा फिर से प्रारंभ हो जाएगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो लगातार बारिश के चलते श्री रामनाथ जी यात्रा को आज के लिए स्थगित कर दिया गया है। पहलगाम और बालटाल दोनों बेस कैंपों से आज किसी भी तीर्थयात्री को आगे पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन ने ये निर्णय रास्तों को जो रास्ते हैं उसकी तत्काल मरम्मत और जो रखरखाव है उसको देखते हुए लिया है। हालांकि पंचतरणी शिविर में रुके तीर्थयात्री को बीआरओ और पर्वतीय बचाव दल की निगरानी में बालटाल लौटने की अनुमति दी गई है। लगातार प्रशासन इसमें निगरानी रखेगा। उसके बाद जो आम जनता है वो लगातार आने जाने का करेगी। कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिधूड़ी ने बताया है कि मौसम सामान्य रहा तो यात्रा कल से दोबारा शुरू हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो यात्रा है वो रोक दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। मौसम सुधरा तो कल फिर से यात्रा शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि देश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम का साउथहैम विश्वविद्यालय भारत में ही आकार ले चुका है।
गुरुग्राम में इस विश्वविद्यालय का भारतीय परिसर आज औपचारिक रूप से खुल गया है। मंत्री ने कहा है कि छात्रों के प्रवेश शुरू हो चुका है और आगामी सितंबर तक कक्षाएं भी आरंभ हो जाएंगी। इस कदम से भारतीय छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा देश के लिए सुलभ होगी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी बल मिलेगा। हरियाणा के रोहतक जिले में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिम्बोलॉजी के मुताबिक भूकंप रात 12:46 पर आया है और रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 3.3 मापी गई। हालांकि किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना अभी तक नहीं आई है, लेकिन जब जबरदस्ती लोग घबराकर घरों से बाहर निकल नहीं रहे और भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 5 किलोमीटर की गहराई पे था। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की पूरी अपील की है और लोगों से, जो आम जनता है, उनसे ये अपील की गई है कि आप बाहर ना निकलें। अगर इस तरह के कोई हालात बनते हैं तो आप बाहर, जब तक आपको कोई बड़ा काम नहीं है, आप घर से बाहर ना निकले। प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही है। लगातार एक और बड़ी खबर आ रही है। अलास्का में 3.7.3 तीव्रता का भूकंप आया है। तटीय इलाकों में सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्र के भीतर था ये भूकंप का केंद्र। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। प्रशासन और बचाव टीमें हाई अलर्ट पर हो गई हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। और अमेरिका के अलास्का में शनिवार को भीषण भूकंप आया है, जिसकी जो तीव्रता है वो 7.3 मापी गई है। इस शक्तिशाली भूकंप के बाद तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन और आपदा एजेंसी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भूकंप का जो केंद्र है वो समुद्र के भीतर रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में तेज लहरें उठने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोगों से सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की लगातार अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से। समुद्र के भीतर ये भूकंप का केंद्र था। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की भी अपील की जा रही है। प्रशासन और बचाव टीमें हाई अलर्ट पर हैं। जनता से ये अपील की जा रही है लगातार कि आप बाहर ना निकले जब तक आपको कोई जरूरी काम नहीं है। तटीय इलाकों में सुनामी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उड़ीसा के बालासोर जिले में फकीर मोहन कॉलेज की एक छात्रा आत्मदाह से मौत हो गई है। उसकी मामला गरमाता जा रहा है। छात्रा के परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही और मानसिक उत्पीड़न की वजह से छात्रा को ये कदम उठाना पड़ा, इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। इस घटना के बाद अब विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने छात्रा को न्याय दिलाने की मांग करते हुए उड़ीसा बंद का आह्वान किया है। राजनीतिक दलों का कहना है कि सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं छात्र संगठनों ने भी आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। बालासोर में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और स्कूल कॉलेजों में एहतियातन छुट्टी घोषित कर दी गई है। बालासोर जिले में फकीर मोहन कॉलेज की छात्रा की आत्मदाह से हुई मौत ने पूरे राज्य को झंझोर के रख दिया। अब ये मामला राजनीतिक रूप से ले चुका है। विपक्षी दल इस घटना को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। कांग्रेस, भाजपा और अन्य विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही और राज्य की शिक्षा व्यवस्था की जो खामियां हैं, इसके कारण ये दर्दनाक घटना हुई है। विपक्षी दलों ने भद्रक सहित कई जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जगह जगह प्रदर्शन और रैलियां निकाली जा रही हैं। विपक्ष की मांग है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को सख्त सजा दी जाए।
बालासोर स्थित फकीर मोहन कॉलेज के एक छात्र की आत्मदाह से हुई मौत के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। इस घटना में विरोध कई विपक्षी दलों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उड़ीसा बंद का आह्वान किया है। विपक्षी दलों ने आरोप है कि छात्र को मानसिक उत्पीड़न और कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के चलते ये कदम उठाना पड़ा है। मयूरभंज समेत कई जिलों में बंद का आसार देखा जा रहा है। बाजार, स्कूल और सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हैं। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिले के कई हिस्सों में हल्की बारिश के मध्यम बारिश की दर्ज की गई है। अचानक बदले मौसम ने स्थानीय लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन कुछ इलाकों में जलभराव भी देखा गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में सतर्कता बरतने की अपील की है। लगातार हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कोझिकोड में कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। ये तस्वीरें कोझिकोड से आ रही हैं, जहां तेज बारिश हो रही है। प्रशासन लगातार अलर्ट भी जारी कर रहा है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो आप बाहर ना निकले। अचानक बारिश से मौसम सुहाना भी नजर आ रहा है। जो गर्मी पड़ रही थी उससे भी राहत मिल रही है लोगों को। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोझिकोड की ये तस्वीरें सामने आ रही है। अचानक बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। इसी के चलते आने जाने में लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। प्रशासन ने निचले इलाकों को अलर्ट कर दिया है। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोझिकोड से ये तस्वीरें आ रही हैं। बिहार के जहानाबाद जिले में दरधा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कई मोहल्लों में पानी घरों में घुस गया है, जिससे लोगों का जो सामान्य जनजीवन है वो बुरी तरह प्रभावित हो गया है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। लोगों ने प्रशासन से राहत सामग्री और नावों की व्यवस्था की मांग की है। कहते हैं कि जो दो लोगों की लड़ाई का फायदा हमेशा तीसरा उठा लेता है, और वो तीसरा वही होता है जो उनके बीच में आग लगाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन जंग की। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ऊपर होने का आ गया है, और एक तरफ जहां अमेरिका सहित यूरोप के देश यूक्रेन के साथ पर्दे के पीछे से लगातार यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, वहीं रूस तमाम प्रकार के प्रतिबंधों को झेलते हुए अकेले ही इस युद्ध को लड़ रहा है। इतना जरूरी है कि इस युद्ध से भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश होने वाले नुकसान को झेल रहे हैं। वहीं ट्रंप ने चुनाव के दौरान कहा था कि अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो तुरंत ही इस युद्ध को रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन इस युद्ध का भरपूर फायदा अमेरिका को मिल रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका ने यूक्रेन के संसाधनों पर अधिकार कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रसिया को टैरिफ का डर दिखाकर पीछे हटने को कह रहे हैं। क्या कुछ कहना है अमेरिका को, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर 50 दिनों में पुतिन ने कोई शांति समझौता नहीं किया तो अमेरिका रूस पर 100% टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा देगा। यह धमकी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ बैठक में दी। इसके बाद दुनिया भर में चर्चाएं शुरू हो गईं कि क्या अब रूस यूक्रेन जंग थमेगी या टैरिफ बम से हालात और बिगड़ेंगे। क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है। इस लड़ाई ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। खाने पीने की चीजों से लेकर तेल गैस के दाम तक बढ़ गए हैं। दुनिया के कई देश चाहते हैं कि यह जंग जल्द खत्म हो, लेकिन अब तक रूस और यूक्रेन के बीच कोई ठोस शांति समझौता नहीं हो सका है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ बैठक में कहा कि वो रूस से बिल्कुल खुश नहीं हैं।
बल्कि ट्रंप ने कहा अगर पुतिन ने 50 दिनों में यूक्रेन के साथ कोई समझौता नहीं किया तो अमेरिका रूस पर 100% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप की इस धमकी को टैरिफ बम कहा जा रहा है। तो टैरिफ बम आखिर होता क्या है? तो चलिए आपको बताते हैं। इसका मतलब होता है आयात शुल्क, यानी किसी देश से आने वाले सामान पर टैक्स लगाना। अगर अमेरिका रूस से आने वाले सामान पर 100% टैरिफ लगा देगा तो रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका रूस से कुछ खास चीजें खरीदता है, जैसे तेल, गैस और खनिज पदार्थ। टैरिफ लगने से रूस को अमेरिका में सामान बेचना महंगा पड़ेगा और उसे बड़ा घाटा का सामना करना पड़ सकता है। तो ट्रंप की धमकी से रूस पर इसका क्या असर होगा? अगर अमेरिका रूस पर सख्त टैरिफ लगाता है तो रूस को दूसरा बाजार ढूंढना पड़ेगा। यूरोप पहले ही रूस के तेल पर और गैस पर निर्भरता कम कर चुका है। ऐसे में रूस पर दबाव बढ़ेगा कि वो यूक्रेन के साथ कोई समझौता करे। हालांकि पुतिन पहले भी कई दबाव झेल चुके हैं और जंग रोकने को राजी नहीं है। यूक्रेन आखिर क्या चाहता है? यूक्रेन चाहता है कि रूस उसकी जमीन से सेना पूरी तरह हटाए और जो इलाके रूस ने कब्जा किए हैं वो वापस लौटाए जाएं। लेकिन रूस इसके लिए कतई तैयार नहीं है। पुतिन मानते हैं कि रूस ने जिस हिस्से पर कब्जा कर लिया है वो रूस के विचारों से मेल खाते हैं और वो सभी रूस के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए वो इलाके अब रूस के हैं। यही वजह है कि जंग रुक नहीं पा रही है। तो आखिर इसके पीछे अमेरिका का मकसद क्या है? चलिए आपको वो भी समझाते हैं। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि जंग खत्म हो, इससे अमेरिका यूरोप सहित दुनिया भर में महंगाई कम होगी, तेल के दाम नीचे आएंगे और वैश्विक सप्लाई चेन सामान्य हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने फायदे के लिए यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है और आर्थिक लाभ कमा रहा है। क्या सच में जंग रुकेगी? अब अगर बात करें कि क्या जंग सच में रुकेगी तो फिलहाल इसे लेकर कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती। पुतिन पहले भी अमेरिका के धमकियों को नजरअंदाज करते आए हैं, लेकिन अगर रूस पर आर्थिक संकट बढ़ा तो उसे शांति के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। भारत पर इसका क्या असर होगा? भारत को इस टैरिफ से पड़ने वाले प्रभाव की अगर बात करें तो आपको बता दें कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है। अगर रूस पर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो रूस भारत को और सस्ता तेल दे सकता है, लेकिन जंग लंबी चली तो वैश्विक बाजार में तेल के दाम फिर बढ़ सकते हैं। तो अब क्या होगा? ट्रंप की धमकी से रूस के रुख में बदलाव आता है या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी। अगले 50 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन कोई समझौता कर लेते हैं तो दुनिया को राहत मिलेगी, नहीं तो टैरिफ बम से रूस को आर्थिक चोट जरूर पहुंचेगी। इसलिए अब दुनिया को अमेरिका के टैरिफ और पुतिन के फैसले का। तो ये थी देश दुनिया की तमाम खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।